हे गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू एवर एग्जाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज जो हम लोग मैथ्स का टॉपिक करेंगे ये एसएससी जीडी के लिए स्पेशल लेक्चर है। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है कि हम लोग इस टाइम पे जो लेक्चर्स करते हैं वो एसएससी जीडी के लिए होता है। और आज हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है, और एक दिन में तो ये नहीं होगा, हम लोग इसके एक दो और पार्ट्स रखेंगे आपके लिए, क्योंकि आपको इन चीज़ पे बहुत ध्यान रखना है। एसएससी जीडी यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन के 3 जैसे 3 क्वेश्चंस आते हैं, और 2 मार्क्स के अगर एक क्वेश्चन आप लोग काउंट करो तो मतलब 6 मार्क्स मैटर करता है वहाँ पे। तो ये, और जनरल दूसरे एग्जाम्स में भी 5 मार्क्स के तो आते हैं, इसलिए इस लेसन को बहुत अच्छे से समझना। इसमें लैंग्वेज का गेम होता है। जो लैंग्वेज होता है ना, वो बहुत ही अजीब और गरीब और थोड़ा ऐसा रखा होता है कि जेन्युइनली बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो आपको लैंग्वेज पे स्पेसिफिक ध्यान रखना पड़ेगा इस लेसन में। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे आज का सेशन को। डीआई या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, दोनों चीज़ों को समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग आज टॉपिक वाइज देखें तो हमें समझना है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन अगेन मैं बता रहा हूँ, देखो अभी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये क्या है, ये जीडी को स्पेसिफिक कर रहे हैं, जीडी के लिए है ये लेक्चर। हालांकि इन्हीं सब में और बहुत सारे तरह के जो है ना डीआई के चीज़ें होते हैं, बट हमें अभी फ़िलहाल कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम इतना पढ़ें या आप लोगों को मैं इतना बता पाऊँ जिससे कि आप जीडी के एग्ज़ाम में डीआई के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको और अच्छे से प्रॉपरली सॉल्व कर सको। तो हमें इतने ही चीज़ों को समझना है अभी, ठीक है। चलिए, अब डेटा इंटरप्रिटेशन देखो, डेटा का मतलब क्या होता है, ये दो चीज़ से बना है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक तरह से आप क्या कहोगे, इंफॉर्मेशन, या सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो इसको। सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो। तो आपको ना बहुत सारा डेटा दिया जाएगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा इनके क्वेश्चंस में, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में, और उसके ऊपर से आपको एनालिसिस करना है। मतलब बहुत सारा डेटा देखोगे और उसके हिसाब से आप चीज़ों के बारे में कंपैरिजन करोगे, उसको एनालिसिस करके अलग अलग रिजल्ट निकालोगे। इसी को कहते हैं इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब एक तरह से होता है एनालिसिस करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एनालिसिस करना। तो आपको जो डेटा इंफॉर्मेशन बहुत सारा अलग अलग फॉर्मेट में दिया जाएगा, उसे एनालाइज करना ही कहलाता है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, पाई चार्ट के फॉर्म में मिलेगा, टेबुलर डेटा मिलेगा, आपको बार ग्राफ के रूप में मिलेगा, अलग अलग तरह से आपको डेटा मिलेगा। और इन डेटा को एनालाइज करेंगे, इसके ऊपर से हम बहुत सारे नए रिजल्ट्स निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, अलग अलग जो है दो अलग चीज़ों का एवरेज निकालना सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें डेटा इंटरप्रिटेशन में होता है। तो पहले तो आप समझ गए होंगे जो है डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है। होता है कि बहुत सारा डेटा होगा, उसको एनालाइज करना है आपको। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। अब देखो, जो डीआई जेन्युइनली 4-5 तरह के हम लोग पढ़ेंगे इस लेवल पे। ऐसे तो बहुत सारे और होते हैं, बट हमें उनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ। इस जो हम जीडी एग्ज़ाम्स को लेकर कर रहे हैं ना, इसके लिए हमें उससे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जब हम बड़े एग्ज़ाम्स के लिए जो मैं रात को 9 बजे की लेक्चर लेता हूँ, उसमें जब करवाऊँगा तो हम बहुत और नए तरह की चीज़ों को भी पढ़ेंगे। बट फिलहाल अगर हम जीडी की बात करें तो आपको इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए, आपको कम से कम कुछ टाइप्स सीखने हैं। अब जो है ना, टाइप्स ऑफ कितने तरह के डेटा इंटरप्रिटेशन होंगे आपके एग्जाम के कंसर्न से। टाइप्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइप्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट। कितने तरह के होंगे, तो सबसे पहला इसमें आता है पाई चार्ट, ठीक है। सबसे पहला क्या आता है,
पाई चार्ट। तो पहले पाई चार्ट के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो पाई चार्ट जो होता है ये एक तरह से सर्कल के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? सर्कल के ऊपर बेस्ड होता है। अब जैसे मैं एक सर्कल बनाता हूं, मान लो ये एक सर्कल है। अब आपको बहुत सारा डेटा इस सर्कल के फॉर्मेट में देगा और इसके ऊपर से आपको एनालिसिस करना होगा, सवाल बनाने होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो जैसे इस सर्कल के फॉर्म में आपको ऐसा दे दे, समझो ठीक है, आपको देगा ये है 30%, ये है 10% और ये है 60%। एक तो आपको ये डेटा परसेंटेज में देगा, ठीक है। एक आपको ये डेटा कैसे देगा? परसेंटेज में देगा, परसेंट में देगा, प्रतिशत में देगा आपको, और इसके ऊपर से एनालिसिस करना। आप इसमें कुछ भी दे सकता है। मान लो बोलेगा कि देखो ये जो परसेंटेज है ना, ये 3 अलग अलग विलेज के हैं, ठीक है। मान लो ये एक विलेज ए, विलेज बी और विलेज सी, और 3 अलग अलग गांव हैं, उसमें पढ़े लिखे लोगों का ये परसेंटेज है, मतलब एजुकेटेड लोगों का ये परसेंटेज है। ऐसा बहुत सारा डेटा आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ समझना क्या है? यहाँ ये समझना है कि पाई चार्ट का मतलब होगा सर्कल के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और सर्कल में एक क्या हो जाएगा? परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आगे मैं बताऊंगा परसेंटेज के बेस कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारा फंडा हम लोग सीखेंगे। देखो ये पहला लेक्चर है डीआई का, थोड़ा सा बेसिक ज़्यादा है, इसमें क्वेश्चन से ज़्यादा बेसिक मैटर करेगा, इसीलिए आप लोग इसको समझो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे मैथ के 3 से 4 लेसन पढ़ोगे ना, उसके बराबर ये एक लेसन होता है डीआई, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से समझना है। एक तो परसेंटेज बेस्ड आ जाता है आपका पाई चार्ट। अब इसके ऊपर से बनाने को देगा आपको, देखो ये सब है, हो सकता है आपको दे दे कि टोटल गांव, टोटल पॉपुलेशन है 4000। अब उसके हिसाब से ये डेटा देगा और इसको कंपेयर करने के लिए बोलेगा। वो सब हम बाद में सीखेंगे। पहले ये समझो कि ऐसा क्वेश्चंस इस तरह के हो सकते हैं। ये पाई चार्ट होता है। अभी कितने तरह के चार्ट होते हैं पहले ये सीख लो, फिर बाद में हम करेंगे। अब पाई चार्ट में ही एक और कॉन्सेप्ट आता है, पाई चार्ट का ही एक और कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन, ठीक है। ये होता है सर्कल ही होता है, डिग्री बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? डिग्री बेस्ड क्वेश्चन। मान लो ये 40 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री। फिर ऐसे क्वेश्चंस दे देगा आपको सबके ऊपर बेस्ड कर करके। समझो इसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी ले लो, ये 100 डिग्री कर दो, उसके बाद ये 80 डिग्री हो गया, फिर ये हो गया 60 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री, राइट। तो ये हो गया 180 डिग्री, 60, 180, तो ये हो जाएगा आपका 85 डिग्री, ठीक। अब डिग्री कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई गारंटेड नहीं है कि मैं इसी वाली डिग्री की बात कर रहा हूँ। कोई भी डिग्री हो सकता है, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो अगर कोई भी डिग्री होता है, चाहे 10 डिग्री हो, इसके बीच से एक हो जाए 5 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एक जो बनेगा आपका पाई चार्ट, वो डिग्री के ऊपर बेस्ड पाई चार्ट बनेगा। और इसको हम किसके ऊपर बेस्ड बोलते हैं? डिग्री। किसके ऊपर बेस्ड है ये? डिग्री के ऊपर बेस्ड है ये। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें हमेशा टोटल जो है ना 360 डिग्री होता है। टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है, राइट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। टोटल 360 डिग्री होगा और इस डिग्री के ऊपर से कंपैरिजन दे देगा आपको, बोल देगा मान लो ये जो है ना, ये समझो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज दे देगा। ये फूड इंडस्ट्रीज का है इतने डिग्री में, ठीक है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का है। तो ऐसे करके सर्कल पाई चार्ट के ये ऐसा भी एक क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में।
तो आपने सीखा अभी पाई चार्ट, दो तरह के होते हैं, परसेंटेज बेस्ड, डिग्री बेस्ड। तो ये पाई चार्ट हो गया आपका। अब आगे समझेंगे हम लोग। देखो पाई चार्ट के अलावा एक होता है आपका बार ग्राफ। जो बार ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। मान लो आपको ऐसे दे देगा कुछ भी, ये एक है, ये लाइनें हैं और ये वैल्यू, ऐसे करके ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो ग्राफें आएंगी उसे कहते हैं हम लोग बार ग्राफ। इसमें भी अलग अलग चीजें दे सकता है, इसमें भी आपको अलग अलग चीजें दे सकता है। बार ग्राफ भी सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है। तो सिंगल मतलब देखो ये सिंगल बार ग्राफ है, अब इसके बगल में एक और ऐसे जोड़ते जाओगे, ऐसा जोड़ दोगे तो ये डबल ग्राफ हो जाएगा। और इसमें तीन एक और जोड़ दोगे, तीन तीन ग्राफ बना दोगे तो ट्रिपल ग्राफ हो जाएगा। तो बार ग्राफ में भी एक सिंगल टाइप का होगा, फिर एक डबल टाइप हो सकता है, एक ट्रिपल टाइप हो सकता है। तो ऐसे हो सकते हैं। उसके बाद बार ग्राफ में देखो ऐसा भी होता है कि जैसे ये है, इसके अंदर भी ट्रिपल ग्राफ आ जाता है, ये वाला साइड कुछ और हो जाएगा, ऐसा कर देगा आपको। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का साइड रहेगा वो ऐसा ऐसा कोई भी वैल्यू दे सकता है। और ये साइड है मान लो इसमें 0 0 जैसा वैल्यूज हो सकता है। तो बार ग्राफ में ऐसा कुछ भी क्वेश्चंस आएगा तो इसे हम लोग कहते हैं बार ग्राफ। और इसके ऊपर जो भी डेटा देगा हमें, जो भी अलग अलग चीज़ों का, उसे सॉल्व करना होता है। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं कि ग्राफ बोलते किसे हैं, समझ रहे हो ना। अगर ये एक बार क्लियर हो जाएगा फिर आप बाकी चीज़ों को अच्छे से और समझ पाओगे। पहले बेसिक क्लियर होगा क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ज़्यादा मार्क्स आते इस लेसन से, तो इसका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। हाँ, बार ग्राफ के बाद आप इसको कह सकते हो टेबल ग्राफ भी आता है, टेबल के ऊपर बेस्ड। अब टेबल मतलब बैठने वाला टेबल नहीं भाई, टेबल मतलब बैठने वाले टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब टेबल बने होते हैं, अलग अलग डेटाओं का टेबल बना होगा। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो, चलो ऐसा एक टेबल बना देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मान लो अलग अलग प्रोडक्ट्स के नाम हो जाएंगे। ठीक है, ये समझो अलग अलग प्रोडक्ट के नाम हो गए ABCDE। और यहाँ अलग अलग मंथ भी दे सकते हैं। मतलब इस तरह से टेबल बना के डेटा आपको इस रिप्रेजेंटेशन करके देगा, तो इसे हम लोग कहते हैं टेबल ग्राफ। तो अभी मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि कितने तरह के ग्राफ्स आ सकते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद हम लोग इन सभी ग्राफ के ऊपर और इसके जो कुछ बेसिक फंडा होता है उसे भी समझेंगे, फिर उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब चीज़ों को कवर करूँगा मैं। आप बस अच्छे से समझिए चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। ये क्लियर होगा, ये समझ पाएंगे तो ही आगे के जो बहुत सारे सवाल है, क्वेश्चंस होंगे, वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए तो समझते हैं अब। ये टेबल ग्राफ भी क्लियर हो गया है आप लोगों को। उसके बाद एक आता है आपका, देखो पाई चार्ट हो गया, पाई चार्ट कर ली हमने, बार ग्राफ हो गया, टेबल ग्राफ हो गया। उसके बाद एक आता है आपका रडार ग्राफ। एक रडार ग्राफ आता है। ठीक है, अब देखो रडार ग्राफ में क्या होता है, मकड़ी का जाला होता है ना, ये उसकी तरफ होता है। ठीक है, ऐसे करके रहता है सब, ऐसे ग्राफे बने रहते हैं। तो ये इस तरह का होता है, इसे कहते हैं हम लोग रडार ग्राफ। इसमें भी अलग अलग डेटा देगा, इसमें भी ये सब पॉइंट्स होते हैं। आगे इसके क्वेश्चंस जब आएंगे तो मैं और डिटेल में बताऊंगा। बस अभी हम ये समझना है कि कैसे कैसे ग्राफ होते हैं। एक रडार ग्राफ होता है जो इस तरह से होगा। तो आपको बस पहले समझ लेना है कि भाई ये कैसे कैसे ग्राफ होते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा बढ़िया से क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए, तो एक रडार ग्राफ होता है आपका। उसके बाद एक ग्राफ होता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ, ठीक है। अब लाइन ग्राफ का मतलब ये है, इसमें भी ऐसा रहेगा, आपको
अलग अलग डेटा इधर लिखा रहेगा। मान लो कि कुछ भी डेटा हो सकता है, यहाँ समझ लो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 समझो समथिंग। और अगर कंडीशन ये आता है कि मान लो पहले बार में यहाँ 10 आया तो यहाँ लगाएंगे हम लोग, फिर इसके बाद एक यहाँ आ जाता है, ऐसा हो जाएगा, फिर मान लो यहाँ हो जाता है, फिर अगर हम कोई डेटा यहाँ आ जाए तो ऐसे करके हम इसे मिला देते हैं और इसे कहते हैं लाइन ग्राफ। देख रहे हो ये लाइनें बना रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये लाइन ग्राफ हो जाएगा। इसमें इधर भी वैल्यू होता है, मान लो आप इधर भी 10 रख दो, यहाँ भी 20 कर दो, फिर यहाँ 30 ले लो, फिर यहाँ समझो जो भी लेना है आपको 40 ले लो, ठीक है। डेटा रहता है। फिलहाल हमें ये समझना है इस तरह के जो आप पढ़ोगे क्वेश्चन, इसे कहते हैं हम लोग लाइन ग्राफ। लाइन के ऊपर ये बेस्ड होता है। तो यही 5 तरह के ग्राफ आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। इससे ज़्यादा ऐसे तो मतलब परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आता है, मिसिंग डीआई आता है, कैशलेट्स आते हैं, ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं उन चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आते नहीं, क्योंकि ये जो लेक्चर हम कर रहे हैं ये जीडी के स्पेशल है। तो जीडी तक के लेवल को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मैंने बताया डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि बहुत सारा डेटा मिलेगा, अलग अलग फॉर्मेट में मिलेगा, उसको एनालिसिस करना है हमें और उसके ऊपर से क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डेटा जो है इंटरप्रिटेशन। अब टाइप 5 बता दिए हैं मैंने आपको, कितने तरह के ग्राफ हो सकते हैं आपको। अब हम लोग ये सीखेंगे कि भाई इसमें क्वेश्चन क्या क्या आता है, किस तरह के क्वेश्चन क्या क्या आपको आना चाहिए डीआई सोल्व करने के लिए। तो वो उन चीज़ों को भी मैं आप एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो आपको आना क्या क्या चाहिए, अगर आपको डीआई लेसन को क्लियर करना है तो आपको क्या क्या आना चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो हमें इस पे थोड़ा सा वर्क कर लेना है कि आपको आना क्या क्या चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। देखिए अब जो है क्या समझना है, ज़्यादातर जो डीआई के क्वेश्चन आते हैं उसमें 3-4 चीज़ें बहुत मेजर होता है, बाकी चीज़ें तो कोई कॉमन इंसान कर सकता है। तो जो 3-4 चीज़ें मेजर होते हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, उन चीज़ों को मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो पहले क्या होता है, पहले होता है सबसे पहले परसेंटेज आपको आना चाहिए। तो परसेंटेज तो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, ठीक है। परसेंटेज आपको आना चाहिए, इसको कहते हैं हम लोग प्रतिशतता। अब परसेंटेज पे किस तरह के सवाल बनेंगे, परसेंटेज पे किस तरह के सवाल बनते हैं इसमें, उसे भी समझेंगे हम लोग। मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। देखो मान लो ऐसा हो जाए, क्वेश्चन पूछेगा मोहन इज व्हाट परसेंट, ठीक है, व्हाट परसेंट या परसेंटेज ऑफ रघु। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा पहले आपसे कि मोहन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ रघु। तो यहाँ एक पार्टी है मोहन, एक पार्टी है रघु। तो चाहे मोहन इधर हो चाहे रघु इधर हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें हमें करना क्या है। क्योंकि देखो मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ, सच में जब एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आते हैं तो इसको थोड़ा और घुमा फिरा के चढ़ा के थोड़ा सा क्या बोलते हैं मसाला वगैरह लगा के इसको बढ़ा देते हैं क्वेश्चन को। जैसे फिर उसमें क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि द रिवेन्यू या इनकम, मोहन की जो इनकम है वो रघु के इनकम का कितना प्रतिशत है, ऐसा इनकम जोड़ दे, एजुकेशन जोड़ दे, प्रोडक्शन जोड़ दे, वो जोड़ कुछ भी सकते हैं जो क्वेश्चन आएगा। बट उसका असली जो कॉन्सेप्ट होता है वो इतना ही होता है, कितना होता है कि मोहन इज व्हाट परसेंट ऑफ रघु। तो जब ऐसा सवाल आएगा तो आपको मान लो कि दे रखा है कि मोहन की वैल्यू है 100 और रघु की वैल्यू है 200, राइट, मान लो दे रखा है। तो आपको ये करना है, खाली इतना देखना है व्हाट परसेंट, देखो व्हाट परसेंट के जो पहले आया ना उसका ऊपर लिखने का है 100,
और व्हाट परसेंट के जो बाद आया ना उसे लिखने का 200 नीचे। व्हाट परसेंट से पहले वाले को ऊपर लिखोगे, व्हाट परसेंट के बाद वाले को नीचे लिखोगे, और परसेंटेज है ऑब्वियसली तो इनटू कर दोगे 100। ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो क्या होगा 50%। अब एक बात समझो, इसमें कुछ भी कर दे, मोहन को उधर करे, रघु को इधर करे, कुछ भी करे, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि व्हाट परसेंट से पहले वाला ऊपर, व्हाट परसेंट के बाद वाला नीचे। अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आता है तो समझ रहे हो। अब ऐसा करने में आपको अपना ब्रेन लगाने की कोई जरूरत नहीं, बस देखोगे और बना लोगे। या तो आप अच्छे से पढ़ाई किए हो तो आप अपने आप समझ जाओगे, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें कोई बहुत बड़ा चीज है कि मोहन इज व्हाट परसेंट ऑफ रघु। तो भाई कंपैरिजन रघु से हो रहा है तो जिससे कंपैरिजन होता है उसकी वैल्यू नीचे रखते हैं हम लोग। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपैरिजन या ये चीज को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो आपको मैंने क्या बताया, शॉर्ट में ज्यादा ब्रेन नहीं लगाना है। व्हाट परसेंट देखो के बाद वाला नीचे, पहले वाला ऊपर, बस इतना ही करना हमें। तो अगर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर डीआई में तो आप इस तरह से लगा लोगे। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, आई होप, ठीक है। अब देखो इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, सेम ऐसे ही नाम रख दो, मोहन इज हाउ मच मोर, या हाउ मच परसेंट मोर हाउ मच परसेंट, ठीक है, या परसेंटेज होगा मोर देन रघु। क्लियर। ऐसा पूछ देगा मोहन इज हाउ मच परसेंट, आपको खाली इस पे देखना, परसेंट तो दिया रहेगा, मोर देन, ठीक है, रघु। तो इसको भी आपको समझ नहीं आएगा, ना इंग्लिश में समझने की जरूरत है ना हिंदी में समझने की जरूरत है, इसमें सिर्फ इतना ही काम करना है कि मोर देन पूछेगा तो आपको ऐसा ब्रेन लगाना है, भाई मोर देन पूछा तो आपको मान लो कि मोहन का भी यहाँ पे दे रखा है 100 रुपए और रघु का दे रखा है 50 रुपए, दिया है, क्या दिया है, रघु का इसका 100 रुपए है, इसका 50 रुपए। अब वैल्यू आपके ऊपर है, आप कुछ रख लो, 100 500 रख लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी रखोगे आंसर आएगा। तो आपको हमेशा क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। आप क्या करोगे, इनका डिफरेंस निकालोगे, मोहन का और रघु का। पहले तो डिफरेंस, तो मान लो ये 100 है ये 50, तो क्या करोगे 100 माइनस 50, कितना आएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। आप पहले इनका डिफरेंस निकालोगे, 100 माइनस 50 क्या आ गया 50। उसके बाद ध्यान रखना पूछा क्या है, मोर देन, समझ रहे हो ना, क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, या आप अधिक बोलोगे, अधिक बोलोगे, तो ये तो 50 है, तो ये इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा ना ये तो हमें लेना ही है, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा ये हमें रखना है। इसमें हमेशा ऊपर लिखोगे डिफरेंस, जो भी इन दोनों में डिफरेंस आएगा उसे हम लिखेंगे ऊपर, और नीचे लिखेंगे जब मोर देन बोलेगा तो छोटा वाला वैल्यू नीचे लिखोगे, क्योंकि इससे ये मोर हो सकता है, इससे ये लेस होगा, समझे बात को, रघु से मोहन मोर होगा, इससे ये लेस होगा। तो जब मोर पूछेगा तो देखना दोनों में छोटा कौन सा है, तो जब मोर पूछेगा तो आप स्मॉल वैल्यू यहां लिखोगे भैया, समझ में आ गया, स्मॉल वैल्यू जो होगा वो उसे लिख दोगे। तो इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है 50 का, और छोटा वाला वैल्यू कितना है 50, और इनटू कर दोगे 100, ये दोनों कट गया तो क्या बचेगा 100%, क्या बचेगा 100% होगा। देखो 50 से 100 100% ज्यादा है ही ना, ऐसे दिखता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इतनी इंग्लिश इतनी हिंदी भी नहीं समझ में आए, कुछ नहीं करना, आपको क्या समझना, मोहन इज हाउ मच परसेंट मोर देन, ये बोलेगा ना मोर देन, तो आप पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, क्या करोगे यहाँ पे मोहन और रघु का डिफरेंस पहले,
समझ में आ गया? जो बड़ा होगा उसमें से छोटा निकाल देना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता पहले किसका बाद में किसका। डिफरेंस, और जो डिफरेंस आएगा जब मोर देन पूछेगा तो छोटा वैल्यू नीचे लिखना है और आप ऐसे कर दोगे। तो इससे क्या होगा, आपका इस तरह के सभी सवाल में कोई गलती नहीं होगा। ये सब आ जाएगा तो डीआई के सवाल और अच्छे से सिंपल वे में आप बना पाओगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब एक क्या आता है देख लेते हैं। देखिए, एक आता है लेस देन, एक आता है लेस देन। तो लेस देन जब आएगा तब हम क्या करेंगे? देखिए, अब एक क्वेश्चन आएगा, यहीं पे ऐसा ही नाम लिख दो कुछ भी, मोहन इज हाउ मच परसेंट ठीक है लेस देन रघु। ऐसा क्वेश्चन होगा, मोहन इज हाउ मच परसेंट लेस देन रघु। तो एक ये भी आ सकता है कंडीशन आपसे। तो जब बोलेगा मोहन इज हाउ मच परसेंट लेस देन रघु, तो इस कंडीशन में भी आपको पहले क्या करना है, पहले मोहन और रघु का डिफरेंस निकालना। अब इसमें जो बड़ा हो उसमें से छोटे को माइनस करना है, कौन पहले कौन बाद में की टेंशन नहीं है। अब मान लो कि ये फिर से ऐसा होता है, ये 100 और ये होता है 50, तो क्या करोगे, 100 माइनस 50, कितने का डिफरेंस हो रहा है, 50 का। तो इसमें भी क्या करना होता है, आपको ऊपर लिखना है डिफरेंस। क्या ऊपर क्या लिखोगे, डिफरेंस लिखोगे, और नीचे यहां क्या दिया है, लेस देन दिया है। समझ में आ गया? तो लेस देन देगा यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं, छोटा। तो भाई बड़े से कोई छोटा होता है ना, जब लेस देन देगा तो यहां पे जो बड़ी वाली वैल्यू होगा वो लिख देने का है। दोनों में से, इन दोनों में से जो बड़ा है उसे नीचे लिख दोगे। तो डिफरेंस 50 का आ गया, बड़ा वैल्यू ये 100 है, 100 इंटू कर दो 100, ये दोनों कट गया तो क्या आएगा, 50%। इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आप ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ चुके होंगे और बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट समझेंगे आगे। देखिए, अब ये तो परसेंटेज के सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आता है इसमें। ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये 3 क्लियर होंगे तो आप ओवरऑल सब बना पाओगे, उसमें कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है एवरेज का, एक कॉन्सेप्ट होता है एवरेज, उसको हम कहते हैं औसत। तो इसके लिए आपको बस इतना सा आना चाहिए, एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ क्या होगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अलग अलग दे देगा। मान लो विलेज ए है, इसमें 10,000 लोग हैं, विलेज बी है, इसमें 15,000 लोग हैं, विलेज सी है, इसमें 5,000 लोग हैं, ठीक है, और विलेज डी है, इसमें 20,000 लोग हैं। अब बोलेगा कि बताइए विलेज ए बी सी डी का एवरेज, एवरेज जो है ना क्या होगा।
हम बेसिक पढ़ रहे हैं, फिर बता रहे इसको घुमा सकता है कि ऐसा बोलेगा कि विलेज ए बी सी डी ई का एवरेज, और एक और टेबल दे कोई आपको बोले उसके ए बी सी डी के एवरेज से कितना गुना जाता है, या आपको बहुत सारा और डेटा देगा। मैंने पहले बोला डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डेटा का भंडार होता है, तो इतने डेटा देंगे उसके हिसाब से आपको 3 4 5 सबको कंबाइन कर देगा। बोलेगा कि मान लो कि ऐसा हो कि ए गांव में ही बहुत सारा डेटा हो, तो बोले ए गांव के पूरे का एवरेज बी गांव के पूरे के एवरेज से कितना परसेंट मोर है कितना परसेंट लेस है, तो एवरेज में परसेंटेज डाल सकता है आपको, समझ रहे हो ना। या ऐसा पूछ ले आपसे कि जो विलेज ए है उसके मतलब 3 अलग अलग साल के 4 अलग अलग साल का डेटा, और विलेज बी के 4 साल के अलग डेटा, और बोले कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, आपसे रेशियो भी पूछा जा सकता है। तो एवरेज जब पूछेगा तो आप इस तरह से बनाओगे, इसमें कोई बहुत ट्रिकी नहीं होता, बट एवरेज जिसका पूछा विलेज ए, तो इसका मतलब उसके जितने भी डेटा होंगे सबको प्लस करोगे। एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ क्वांटिटी, मतलब आप इसमें अगर निकालने जाओगे तो क्या करोगे, देखो ये 10,000 यही जोड़ दो, 10 15 5 20 30 20 50, इस सबको प्लस करना है हमें, तो कितना आ जाएगा 50,000 आ रहा है, 50,000। तो क्या करोगे आप, सबको प्लस कर दिया, आ गया कितना 50,000 डिवाइडेड बाय कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये कितना आ रहा है 10 15 20 30 20 50, और यहाँ हो जाएगा 4। अब इससे काटोगे जो भी आंसर आएगा आपका एवरेज आ जाएगा, बस यही करना है हमें। तो अगर ऐसा क्वेश्चंस आए तो आपको ये समझना है एवरेज का मतलब कि टोटल सम करोगे, नीचे जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दोगे, एवरेज आ जाएगा। अब एवरेज को भी घुमा फिरा के आपको मैं पहले बोला कि 2-3 अलग अलग चीज़ों से कंपेयर करने को बोलेगा, बट एवरेज निकालेंगे ऐसे पहले आपको ये पता हो कि एवरेज कैसे निकालना। एक बार एवरेज निकल आएगा उसके बाद तो क्वेश्चन के टाइम पे भी मैं बताऊंगा कि भाई कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगा। लेकिन आपको बस पहले पता हो कि एवरेज कैसे निकाल लोगे, बस यही करना है एवरेज में। और उसके ऊपर मैं पहले बोल रहा हूँ घुमा फिरा के तो बहुत पूछ सकता है, पर सारी चीज़ें मैं अभी बता दूंगा तो फिर एग्जाम्पल के टाइम पे भी कुछ चीज़ें करेंगे, इसलिए उसको एग्जाम्पल टाइम पे करेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग सीजीएल लेवल की पढ़ाई करेंगे तो मैं इस टाइम और बहुत सारा चीज़ें डेटा बताऊंगा इसके बारे में जो उसमें ज़रूरी है। अगर हम बैंकिंग की बात करेंगे तो भी डीआई एकदम बहुत डीप में आता है, वहाँ ज़रूरी है। बट हम जीडी की बात कर रहे हैं तो मैं जितना बता रहा हूँ मुझे लग रहा है वो भी थोड़ा ज़्यादा ही है जीडी के लिए, बट आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब एक आता है रेशियो के ऊपर, तो रेशियो के ऊपर में भी यही देगा, 2 चीज़ों का रेशियो पूछ लेगा आपसे। जैसे मान लो ऐसा दे दे what is the ratio of village A to village B in 2022। ऐसा इसमें बहुत डेटाएं हो सकती है, उसमें किसी का रेशियो पूछ सकता है। जैसे दो अलग अलग साल के अलग अलग जो है इनकम का एक्सपेंस का या किसी चीज़ के डेटा का एवरेज निकाल दे और फिर उन दोनों का एवरेज पे रेशियो पूछ ले। तो आपको बस इतना बात ध्यान रखना है, जो भी आए आपको ये ध्यान रखना है इस रेशियो एवरेज में क्या फाइंड करना है कि लिखा विलेज ए टू विलेज बी। तो ये जो 2 होगा ना भाई, 2 से पहले जो आएगा उसका एवरेज पहले लिखना है और 2 के बाद जो आएगा उसका एवरेज बाद में लिखना है। जैसे मान लो विलेज ए में आपको पता हो कि भाई 5,000 लोग रहते हैं और विलेज बी में आपको पता हो कि 10,000 लोग रहते हैं, तो क्या बनाओगे, इनका रेशियो क्या आएगा 5,000 इज टू 10,000। 3 जीरो कैंसिल होगा, 5 से काटोगे 5 इंटू 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो आपको उसमें भी बहुत घुमाएगा ना तो ये कंफ्यूजन हो जाता है, पहले इसे लिखे कि पहले इसे, तो जो पहले है उसे फर्स्ट लिखोगे, जो सेकंड पे है उसे सेकंड ऑप्शन पे लिखोगे, और इस तरह से आप एवरेज निकाल पाओगे। तो ये इतनी बेसिक चीजें आपको पहले आना चाहिए डीआई से। उसके बाद तो आपसे कोई भी पूछ लेगा कि सभी साल के जोड़ने को बोल देगा, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब तो पूछेगा, ये आपको आना चाहिए। साथ में ये लेसन करने से पहले आपको देखो 1 से 30 तक का स्क्वायर्स आना चाहिए, 1 से 30 तक का क्यूब आना चाहिए, टेबल्स अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि इसमें डेटा ही होता है और कैलकुलेशन बेस्ड, मतलब जब उन्हें हार्ड करना होता है तो हार्ड कैलकुलेशन देते हैं जिसमें बहुत प्लस करना होता है, बहुत माइनस करना होता है, बहुत मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को घुमा फिरा के देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब लैंग्वेज,
जो लिखने का तरीका है वो इस तरह से लिख देते हैं ना कि बच्चे फिर वो घबरा जाते, इतना लंबा सा सवाल हो जाता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, चीज़ों को समझें और उसके बाद आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाए। पहले डायरेक्टली नहीं जाए, जल्दबाजी में गलतियां बहुत होता है। डीआई में सबसे ज़्यादा गलती जल्दी जल्दी करने वालों की वजह से होता है। तो थोड़ा सा पैसेंस के साथ समझ के आपको कोई काम करना है, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को बढ़िया से क्लियर हो रहा होगा या अच्छी से समझ पा रहे होंगे आप लोग इतनी चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब एक पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, डीआई में ऊपर लिखा रहता है सबसे पहला जब क्वेश्चन शुरू होगा डीआई का तो उस पर लिखा रहता है स्टडी केयरफुली। तो ये बात सबसे ज़रूरी है डीआई में, क्योंकि इतने डेटा होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होता है कि जो लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं वो छोटी सी वैल्यू दूसरे का, कई बार ऐसा होता है कि आपको सब आता होता है लेकिन दूसरे की वैल्यू दूसरे में लग जाती है क्योंकि डेटा छोटा छोटा होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम ध्यान से नहीं करते हैं। तो सबसे अहम चीज़ है क्वेश्चन की शुरुआत जो है ना, बड़े ध्यान से पढ़ना। स्टडी केयरफुली, क्या दिया है, परसेंटेज दिया है कि पॉपुलेशन दिया है, इनकम दिया है, दिया क्या है, कितना नंबर है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना, तभी सवाल सही कर पाओगे आप लोग। नहीं तो आपसे बहुत सारे गलतियां हो जाएंगे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा अपना ब्रेन लगाना है, अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है ताकि आप चीज़ों को और बेहतर कर सको। तो स्टडी केयरफुली ही करना, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन पे ले आता हूँ, हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। तो आज अभी इस पार्ट में मैं जो हूँ आपको पाई चार्ट के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा पहले, उसके बाद हम अगले पार्ट में कुछ और चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हमें क्या पढ़ना है, पाई चार्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और मैं कुछ सेकेंड दूंगा, आप लोग ट्राई करोगे तो आंसर्स भी बताना है आप लोगों को ताकि आप आंसर बता सको। फिर मैं सारे चीज़ें एक्सप्लेन करते जाऊँगा, ठीक है। तो आई होप कि अब आप लोग तैयार हो गए हैं। आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से सब लोग रेडी हो जाइए और अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अब हम लोग। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं फिर बोलूँगा, आप पहले कुछ सेकेंड बिना कुछ टाइम गवाए इन चीज़ों पे ध्यान देंगे जो यहाँ लिखा होता है। क्या लिखा है, डायरेक्शन देखो, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, यहाँ पे निर्देश क्या दिया है, निर्देश क्या दिया है कि दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। आप एक बार 2 सेकेंड लो, सब लोग बच्चे 2 से 5 सेकेंड लो, सभी बच्चे पहले एक बार ग्राफ को गौर से देखो, ग्राफ में क्या क्या डेटा दिया हुआ है और इससे आपको क्या क्या समझ में आ रहा है। पहले 2 से 5 सेकेंड सब लोग पहले ग्राफ को देखो, पहले ग्राफ देखो, ग्राफ देखोगे तो ही कुछ समझ में आएगा, तब हम लोग सवाल पे आएंगे। पहले ग्राफ को देखो, ग्राफ को बिल्कुल बेहद एकदम केयरफुली देखना है कि क्या दिया हुआ है इस ग्राफ में। पहले ग्राफ को देखना है फिर हम लोग कोई बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग ग्राफ को देख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। आई होप ग्राफ जो है आप लोगों ने अब देख लिया होगा कि ग्राफ में दिया क्या है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इस ग्राफ में कैसे सब कुछ फोकस करके समझना है, ठीक है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करीब 3600 स्टूडेंट है, बराबर। और ये अलग अलग क्लासों में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ये येलो जैसा जो कलर है, येलो कलर है ना यहाँ पे, ये देखो, ये कौन सी क्लास है, सिंगिंग क्लास। तो यहाँ से आपको ये सीखना है कि ये जो क्लास है ना, ये क्या है, ये सिंगिंग की क्लास है।
इसी को सही से दिमाग लगाना, यही गलतियां हो जाएंगी। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा तो दिया है पर समझ पा रहे हो सही से? देखो ये रेड कलर यहाँ दिया है ना, ये कौन सी क्लास है? डांसिंग क्लास है। ये कौन सी क्लास है? डांसिंग क्लास। उसके बाद देखो यहाँ ब्लैक कलर में क्या है? स्टिचिंग क्लास। ये है ब्लैक कलर, तो आप यहाँ लिख दो ये क्या है? स्टिचिंग का क्लास है, मतलब सिलाई बुनाई वाला स्टिचिंग क्लास है ये। उसके बाद ग्रीन कलर में कौन सा है? कुकिंग क्लास। ये खाना बनाने वाला क्लास है, ये कुकिंग का क्लास है। उसके बाद देखो यहाँ ये जो है ड्रामा का क्लास है। ये कौन सा है? ये 13%। ये कौन सा है? ड्रामा का क्लास है। ये थोड़ा मैच कर लेना कलर से पहले। उसके बाद कौन सा बच गया है? ब्लू कलर में जो है ये है पेंटिंग का क्लास। ये जो ब्लू कलर है ये क्या है? पेंटिंग का क्लास है। ये चीजें आपको पहले समझ लेना। इसको समझ गए, अब आपको इन सवालों को देख के सोल्व करना होगा। ये थोड़ा फास्ट ब्रेन लगाना, इन चीजों को देख के समझना कौन कौन सा क्लास है। अब देखिए समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। The number of students enrolled in the dancing class is what percent of those enrolled in cooking classes? Round off 2 digits after decimal। तो बोल रहा है दशमलव के बाद 2 डिजिट तक ही रखना है, राउंड ऑफ कर देना उसके बाद। अब यहाँ बोल रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन डांसिंग क्लास। देखो कितना घुमाया। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि राम या जो भी नाम रख रहे थे इज व्हाट परसेंट। यहाँ क्या लिखा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन डांसिंग क्लास इज व्हाट परसेंट ऑफ दोज इनरोल्ड इन कुकिंग क्लास। तो डांसिंग क्लास में जो बच्चे हैं वो कितना परसेंट है कुकिंग क्लास वाले का। तो चलो मैं इस, यहाँ तो जगह नहीं है, मैं एक पेज ले लेता हूँ, मैं आपको सब समझाता हूँ। अच्छे से समझ लो, एक बार समझ लोगे ना तो आपका सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। देखो तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, हिंदी में भी यही लिखा हुआ है। अब इसको एक बात और समझना, मैं यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक दो तरह के बच्चे होंगे। एक बच्चे ऐसे करेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन डांसिंग क्लास। तो पहले डांसिंग क्लास में कितने बच्चे निकालोगे। देखो डांसिंग क्लास में कितने हैं? हाँ देखो डांसिंग क्लास, ये कौन सा दूसरा क्वेश्चन आ गया। देखो डांसिंग क्लास में कितने परसेंट? डांसिंग क्लास में 21% है। तो एक ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसे निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट है 3600। तो आप निकालोगे 3600 का 21%, इसको काटोगे, 36 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे। एक ऐसा तरीका होता है बच्चों का। और फिर निकालोगे आप कुकिंग क्लास। भाई कुकिंग क्लास में कितना परसेंट? 19%। तो कुकिंग क्लास का क्या होगा? 3600 इंटू 19/100 करने जाओगे, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे आपको एक वैल्यू मिलेगा, इससे आपको एक वैल्यू मिलेगा। लेकिन गौर से देखो, यहाँ 36 21 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 36 19 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों में 36 तो कॉमन है ना, तो हम इसे यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। तो अब जो बच्चे ऐसे निकालेंगे डीआई को, उन्हें तो बहुत समय लग जाएगा। तो याद रखना, ध्यान देना कि जब ऐसे परसेंटेज में दिया हो सवाल और टोटल वैल्यू कुछ दिया हुआ है, तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इतना निकालोगे। आप समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ कि ये 3600 ये दोनों में है, कटेगा, 100 दोनों में है, कटेगा ही, तो बचेगा क्या? 21 और 19 ही बचेगा। तो जब परसेंटेज में सवाल आए तो सब वैल्यू निकालने में अपना टाइम बर्बाद मत करना। आपको कैसे निकालना है? आपको ऐसे निकालना है। आप यहां डायरेक्टली आओगे, आपको क्या देखना है? कौन सी क्लास? कौन सी क्लास? स्टूडेंट
ये पहले दिया है डांसिंग क्लास, डांसिंग क्लास 21%, ठीक है। तो क्या है डांसिंग क्लास में 21%। तो आप इसको ऐसे लिखने जाते हैं कि 3600 का 21/100, ठीक है। तो आपने लिखा 21%। उसके बाद कौन सी क्लास, कुकिंग क्लास में 19%, कुकिंग क्लास इसमें कितना परसेंट, 19%। अब इसे भी लिखते लोग तो ऐसा लिखेंगे 3600 इंटू 19/100। ऐसा बिल्कुल गलती मत करना, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इसका देखो ये दोनों में सेम है, तो फाइनल यही बचता है 21% और 19%। तो आप डायरेक्ट बनाओगे, डायरेक्ट डांसिंग में 21, कुकिंग में 19। तो क्या पूछा है उसके बाद मैंने अभी समझा आपको, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन डांसिंग क्लास इज व्हाट परसेंट। तो मैंने बोला था व्हाट परसेंट से पहले डांसिंग क्लास की बात कर रहा है, तो ये ऊपर होगा और ये वाला नीचे होगा, ठीक है। तो डांसिंग क्लास ऊपर और कुकिंग क्लास नीचे। डांसिंग क्लास ऊपर मतलब ये होगा 21 और कुकिंग क्लास होगा 19, इंटू करोगे 100। अगर इससे इसको कट कर आप देखो ये क्या हो जाएगा, 2100 डिवाइडेड बाई 19। तो इसको करोगे तो ये 110.52 जैसा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ये आ जाएगा। पॉइंट में तो और जाएगा बट आपको इतना ही करना है। देखो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया। सवाल ऐसे उलझा के घुमा के फिरा के लंबा चौड़ा सवाल आता है, और जब ऐसा आता है तो बहुत सारे बच्चे गलतियां कर बैठते हैं। इसीलिए ये आज के दौर में सबसे बड़ा लेसन है। बैंक पीओ जैसे बड़े एग्जाम, बैंक पीओ मतलब होता है बैंक मैनेजर की एग्जाम में पूरा मैथ डीआई का ही आता है। क्लर्क के भी एग्जाम में मैथ का 60% से ज़्यादा भाग डीआई से आता है। आईबीपीएस सब एग्ज़ाम ऐसा ही होते जा रहा है। इनफैक्ट एसएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम्स में भी 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन यानी कि जो है डीआई से आते ही आते हैं पूरे मैथ का, और मेंस में तो बहुत और ज़्यादा आता है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा जीडी में भी इनफैक्ट अगर 3 क्वेश्चन भी आए तो 6 नंबर। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस तो आते हैं, आप इस आपके 3 लेसन के बराबर ये एक लेसन होता है। बट एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और कैट जैसी बड़ी एग्ज़ाम जो एमबीए की होता है ना, आईआईएम से एमबीए करना हो आपको, या सीमेट जैसे बड़े एग्ज़ाम्स, आज दुनिया के टॉप एग्ज़ाम्स में डीआई आता ही है। क्योंकि इससे आपके ब्रेन जो है ना कितना काम करता है, कितना सोच सकते हो, ये सब चीज़ इससे यूटिलाइज होता है। तो हालांकि आपको ये पढ़ना है, एग्ज़ाम क्रैक करनी है तो डेटा एनालिसिस करना है, अलग अलग फॉर्मेट में डेटा देगा, उसको एनालाइज करना है और आंसर्स देने हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखो ज़्यादातर एक डीआई के ऊपर 3 क्वेश्चंस होते हैं इसमें जीटी में, बट दूसरे एग्जाम में एसएससी वगैरह में एक डीआई के ऊपर 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन 3 हो या 5 हो, एक ही डीआई पूछा जाता है मोस्ट प्रोबेबली, कि एक डीआई पूछेगा उसके ऊपर से 3 क्वेश्चन दे देते हैं। तो आपको ध्यान रखना, और ज़्यादातर बड़े एग्जाम्स में एक डीआई पे 5 क्वेश्चन होते हैं, फिर दूसरे टाइप के डीआई पे 5 क्वेश्चन, फिर ऐसा रहता है। तो एक डीआई आएगा तो उसके ऊपर 5 क्वेश्चन जैसे होंगे, इसलिए हम लोग यहाँ 5 क्वेश्चन में आपको इस एक डीआई के ऊपर से बता रहा हूँ। देखिए ये हमने समझ लिया। अब वही सवाल है यहाँ पे, टोटल बस यहाँ लिख देता हूँ मैं, कितने स्टूडेंट थे, स्टूडेंट्स कितने थे, 3600 है, यही था। ये सवाल सेम है। अब फिर से यहाँ ये सारी चीज़ें दी हुई है जो मैंने आपको पहले सिखा दिया कि रेड वाले से समझ जाओगे इसका ये है, इसका ये है, सारे चीज़ों को आप समझ सकते हो। अब सवाल देखना है, ओपन आना है। सवाल क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled in teaching and drama classes together। अब क्या बोल रहा है समझो, What is total number of students, टोटल कितने स्टूडेंट है जो स्टिचिंग और ड्रामा क्लास में साथ साथ में इनरोल हैं। तो आपको देखना स्टिचिंग क्लास कौन सा है, ये ब्लैक कलर वाला, ये 11% है। उसके बाद ड्रामा क्लास कहाँ पे है, देखो ये है 13%। तो 3 और 1 4, ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ समझो 13 और 11 24%। तो दोनों का अलग अलग मत निकालना, फिर कई बच्चे हैं ना ऐसा निकालने जाएंगे कि 3600 का
13%, फिर 11%, नहीं भाई, ये तो वैल्यू सब में वही रहना है, तो दोनों को प्लस करो भाई। 13 और 11 कितना हो जाएगा? 24%। तो इसका 24% निकाल दो। और इसमें भी मैं एक और बात बोलूँगा, जब ऐसे सवाल करना परसेंटेज में, तो आप पहले ये कर लेना। देखो ये 3600 जो है ये क्या है? 3600 जो है ये 100% की वैल्यू हो गया 3600। तो ये 2 जीरो काटो, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 36। ये पहले बना लेना, जब सवाल परसेंटेज वाला बना लो सबसे पहले यही कर लेना कि 100% की वैल्यू 3600, 1% की वैल्यू 36 है, क्योंकि आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा। यहाँ कोई शॉर्ट नहीं है कि आप बिना मल्टीप्लिकेशन के करोगे, वो तो करना पड़ेगा। उससे अच्छा हर बार 0 0 काटोगे, उसमें जो 10 सेकेंड जाएगा, तो पहले दिमाग में सेट कर लो भाई 3600 100% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू 36। अब देखो यहाँ 13 और 11 24% निकालना है, तो हमें क्या करना है? हमें करना है 36 इंटू 24। अब मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो आप उसके हिसाब से अगर यूनिट डिजिट भी लगाओगे तो देखो क्या होगा, 6 चौक 24। तो इसमें 24 है, इसमें 24 है। अब थोड़ा लॉजिक लगा के देख लेना इसको भी करके, तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। चलो बताओ, आप लोग बताओ, 36 गुने 24 करेंगे तो कितना होगा? बताओ बताओ, अगर हम लोग 36 गुने 24 करेंगे तो कितना होगा? 36 गुने 24 करने पे कितना आएगा? बताओ कितना आएगा, बताओ। हाँ, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बट इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका डी, 864। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 864 आएगा। बस इतना ही काम करना था आपको, आंसर तो एक ही लाइन में आया, लेकिन इसको समझना ही सबसे बड़ी चीज होता है। लैंग्वेज में गलतियां हो जाती है, हम समझ नहीं पाते हैं। अभी और हाई लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? तो हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या है, ये वही उसी सवाल के ऊपर है। हर बार स्टूडेंट यही होगा, 3600 ही है, और हर बार वही आप दिमाग में सेट करने का 1% बराबर 36 है। अब मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है, पर आपको ये सेट कर लेने का पहले ही क्वेश्चन में। अब पूछ क्या रहा है, देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन पेंटिंग क्लासेस। पेंटिंग क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, कितने स्टूडेंट है? पेंटिंग क्लास देखो ये ब्लू वाला है, तो पेंटिंग क्लासेस में कितना है? 18% है। तो आप जानते हो फिर क्या करोगे? 36 इंटू 18। क्या करोगे? 36 इंटू 18। चलो बताओ बताओ, 36 इंटू 18 कितना होगा? जल्दी से 2-3 सेकेंड में अगर बता सको तो बताओ, 36 इंटू 18 कितना होगा? कितना होगा बताओ? 36 इंटू 18 कितना होगा? ठीक है, चलो तो आपको बस यही अब कैलकुलेशन ही करना होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 648। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस डेटा एक बार समझना है, एक बार डेटा समझा फिर आप आराम से अच्छे से कोई भी क्वेश्चन करोगे। और यही डीआई जब मैं रात को 9 बजे के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, इससे भी डीप में और बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग। ये तो जीडी स्पेशल है, बट वहाँ पे हम लोग और डीप में पढ़ेंगे। तो आपको रात को 9 बजे भी आना, रात को 9 बजे भी लेक्चर लेना है, अटेंड करना है और पढ़ाई करनी है, ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled in painting classes are approximately what percent of those enrolled in dancing classes। देख रहे हो क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन पेंटिंग क्लासेस, पेंटिंग में जितने बच्चे हैं, आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ दोज इनरोल्ड इन डांसिंग क्लासेस। समझ में आ गया मैंने क्या बोला था आपको? व्हाट परसेंट वाला सवाल है, तो व्हाट परसेंट से पहले जो होता है इसे ऊपर लिखते हैं, जो बाद में होता है नीचे लिखेंगे। तो व्हाट परसेंट से पहले कौन सा क्लास है? पेंटिंग क्लास। और बाद में कौन सा? डांसिंग क्लास। तो अब यहीं से दिमाग लगाना। देखो पेंटिंग क्लास कहाँ है? पेंटिंग क्लास ब्लू कलर में 18% है, ठीक है? तो उसको ऊपर लिख दो 18। आपको समझाया मैंने, फिर समझ लो ना, जिन्हें नहीं पता है वो फिर से ऐसे निकालेंगे भाई 3600,
समझ रहे हो ना। और फिर इस 3600 का 18% निकालेंगे पेंटिंग का, फिर उसके बाद दूसरे का भी ऐसे निकालेंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये सब में ऐसा ही होना है। परसेंटेज वाले सवाल में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा 18% हो गया। और ये शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ भाई, ये शॉर्ट ट्रिक है, नहीं तो जनरली तो ऐसे बनाते हैं और लंबा खिंचाता है। इसलिए डीआई में जो आपके एग्जामिनर है वो तो सोचते होंगे आप वैसे ही बनाते हो जैसे उन्होंने पूछा है, और बहुत टाइम लगता होगा, इसलिए डीआई की वैल्यू बहुत है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, आपको इस तरह से कर लेना है। ये हो गया पेंटिंग क्लासेस। अब डांसिंग क्लासेस कितना है भाई? डांसिंग क्लासेस ये रेड वाली है, देखो ये 21%। 21% है डांसिंग क्लासेस, तो नीचे लिख दो 21 इंटू 100। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अप्रोक्सीमेट कितना परसेंट आएगा बताने के लिए। तो ये हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 21। इसको इससे डिवाइड करो, बताओ कितना होगा, बताओ जल्दी से, कमेंट कर लो एक बार। इसे डिवाइड करोगे तो कितना होगा? इसको डिवाइड करोगे तो 85.7 समथिंग जैसा आता है, 85.7 समथिंग जैसा आएगा, जिसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू में हम 86% बोल सकते हैं। जिसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू में हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि क्या बोल रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो 86% बोल सकते हैं। तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। और देखिए ये है अगला सवाल, ये अगला सवाल है। देखिए इसको आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled in singing and dancing classes together to those enrolled in drama classes respectively। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन सिंगिंग एंड डांसिंग क्लासेस। तो सिंगिंग और डांसिंग क्लास में साथ साथ में जितने बच्चे हैं, फिर देखो क्या लिखा, टू दोज इनरोल्ड इन ड्रामा क्लासेस। क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। क्या पूछा है? रेशियो। तो मैंने क्या सिखाया था, टू से पहले वाले को पहले, टू से बाद वाले को बाद में लिखेंगे, टू से पहले वाले को पहले, टू से बाद वाले को बाद में। मैंने यही बताया था शुरू में, बेसिक टाइम पे, इसलिए पहले बता। देखो उस टाइम कितना आसान लगता था कि भाई रामू या राम या ए बी का कितना जो है रेशियो है ए बी का, तो वो तो एक लाइन में छोटा सा होता है। लेकिन यहाँ उसी चीज को देखो है यही, what is ratio the number of student enroll in singing and dancing classes टू। फाइनल यही है रेशियो, और टू दिया है, टू से पहले वाले को पहले, टू के बाद वाले को बाद में लिखना हमें। तो टू से पहले क्या क्या है भाई, सिंगिंग और डांसिंग क्लास को साथ में कर दिया है इस बार। हो सकता है इसमें एक और ले लेता, दो और ले लेता, तीन और ले लेता, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता तो क्या करोगे, तो हमें यही ध्यान रखना है कि चाहे कुछ भी ले, हमें टू से पहले वाले को साथ में रखना है। सिंगिंग डांसिंग, देखो सिंगिंग कहाँ है भाई, ये है सिंगिंग, सिंगिंग का ये है 18% है, सिंगिंग 18%। डांसिंग कहाँ है, ये है रेड वाला, डांसिंग कितना है, ये 21% है डांसिंग। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस बोल रहा है, तो 8 और 1 9, 2 1 3, यानी कि इन दोनों को प्लस करोगे तो होगा 39%। ये पूछा है। और फिर किसका पूछा बाद में, ड्रामा क्लासेस। भाई ड्रामा क्लासेस देखो कहाँ पे है, यहाँ है। ड्रामा क्लासेस कौन सा है, ये वाला, ये कितना 13% है। तो इसका मतलब पहले इसको लिखोगे 39% और फिर लिखोगे 13%। यदि आप दोनों की वैल्यू निकालते भाई साहब तो बहुत टाइम चला जाता आपका बेटा। 18% निकालोगे 3600 का, मतलब उसके हिसाब से कंटिन्यू करते जाओगे तो यहाँ जाके तकलीफ हो जाएगा आपको, ठीक है। रुको, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, मैं सेट करता हूँ, ठीक। तो पहले आंसर बता देता हूँ, फिर देख लेते हैं हम लोग क्या है। टाइपिंग वाले में थोड़ा सा इशू हो गया है, हाँ। तो इसका आंसर क्या आएगा, बस यही है, इसको काट दो। तो इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे, काटेंगे तो ये होगा 3, ये होगा 1। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में
आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यही समझना है इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करोगे। तो आई होप मैंने आपको ये चीजें भी क्लियर कर दिया है। हम्म, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये दूसरा सवाल है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी बस ऊपर वही लिखा रहेगा, स्टडी केयरफुली। क्या होगा, स्टडी केयरफुली। ग्राफ यही है। इसमें टोटल 32,000 होगा। टोटल कितने हैं, 32,000। यहाँ पे टाइपिंग में एक्चुअली एरर हो गया है। इसका कुछ डेटा पिछले पीपीटी में था, तो वो मैंने अभी ठीक कर दिया। यहाँ पे आप ऐसा लिख लो, टोटल कितने हैं, 32,000 है। 32,000 टोटल चीजें दी रखी है। और ये इनकम है, ये जो है ना, ये क्या है, इनकम। एक बंदे की इनकम है महीने की 32,000 रुपये। ठीक है, टोटल इनकम कितना है, 32,000 रुपये है। और इस इनकम के ऊपर से यहाँ ये ग्राफ बना है उसका, कि वो इस इनकम का कहाँ कहाँ खर्च करता है, उसका यहाँ पे डेटा दे रखा है। और इसके हिसाब से यहाँ आपको इसके सवालों के जवाब देने हैं। तो पहले 1 मिनट या 15-20 सेकेंड आप लोग इसको समझ लो। टोटल एक बंदे की इनकम 32,000 रुपये है इनकम। और आपको ये केयरफुली डेटा समझना है। उस इनकम को वो ग्रोसरी, एजुकेशन, सेल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्लॉथिंग, इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस, इन चीज़ों पे खर्च करता है। ये जो इनकम है उसका बजट 32,000 कमाता है और वो बजट बनाता है। समझ रहे हो ना, 32,000 रुपये कमाता है, उसकी इनकम 32,000 है। और ये बजट बनाता है कि इसको खर्चा कैसे कैसे करना है। समझ रहे हो, ये क्या करता है, बजट बनाता है। एक बंदा 32,000 इनकम वाला जो अपना बजट बनाता है कि मेरे को इतने इतने % इन चीज़ों पे खर्चे करने हैं। और इसके ऊपर बेस्ड होके यहाँ पे सवाल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको यही चीज़ समझना है, इसी को ध्यान देना है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को 20-25 सेकेंड जैसा, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे डेटा को। डेटा क्या है कि एक आदमी की इनकम है 32,000 रुपीज़। ठीक है, 32,000 का क्या है, इनकम होता है उसका। और वो उस इनकम में प्लान बनाता है, बजट बनाता है कि मैं इतने 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 % इन चीज़ों पे खर्चे करूँगा। और उसके ऊपर बेस्ड सवाल है। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है what is budget estimated by family on clothing and grocery together। मतलब कपड़े पे और राशन पे, कपड़ों पे और राशन पे कितना खर्चा करने का उस फैमिली का या एक आदमी का जो भी है, उसका इनकम जिसका है 32,000, उसने कितना प्लान बनाया है जो राशन और कपड़ों पे खर्चा करेगा। तो देखो, राशन मतलब क्या, ग्रोसरी। इसको जी से डिनोट किया है। यहाँ देखो, जी ब्लैक कलर में है, ये क्या है, ब्लैक कलर में। तो इसका मतलब ये राशन है। समझ में आ गया आपको, यही चीज़ें थोड़ा अच्छे से समझना है। ये जो है वो क्या है, राशन या ग्रोसरी जिसको कहते हैं, ये हो गया। फिर क्लॉथिंग, कपड़े पे। क्लॉथिंग कहाँ है, देखो ये है, CI दिया हुआ है क्लॉथिंग का। क्लॉथिंग कहाँ है, देखो ये है, ब्लू कलर में है क्लॉथिंग। तो ये है क्लॉथिंग, ये कितना है, 8% है।
तो बोल रहा है परिवार का इन दोनों पे खर्चा करने का कितना एस्टिमेट है। तो 20% इस पे, 8% इस पे, फिर परसेंटेज में है, फिर से ऐसे मत निकालने लगना 32,000 ऐसा ऐसा करके, मैं फिर समझा रहा हूँ, परसेंटेज डायरेक्ट कर सकते हो। बस आप एक चीज़ कर सकते हो कि 1% की वैल्यू निकाल लो। अगर आपको निकालना हो तो 32,000 से 2 जीरो काटोगे तो हो जाएगा 320। 1% की वैल्यू 320, ताकि मल्टीप्लाई करने टाइम जल्दी कर पाओ। अब देखो 20 और 8 कितना हो गया, 28%। तो आपको फाइनली निकालना 28%, और 1% बराबर कितना होता है, 320। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 320 से मल्टीप्लाई करोगे। बात समझ में आ गया। अब बताओ बताओ कितना होगा जल्दी से। 320 गुना 28 करने पे कितना आएगा, जल्दी बता दो, थोड़ा फास्ट, 2-3 सेकंड में बताना है आप लोगों को। 320 गुने 28 करने पे कितना आएगा, 320 गुने 28 करने पे कितना आएगा, जल्दी बताओ बताओ जल्दी, क्या आएगा। चलो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो बस आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 8960, और आपका ऑप्शन राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपका ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। इस सवाल में पूरे इसके ऊपर भी 4-5 क्वेश्चन होंगे, सब में आपको समझना है इनकम 32,000, और इस इनकम के हिसाब से बजट बना कि इतना इतना परसेंट के हिसाब से मुझे खर्चे करने हैं, और उसके ऊपर से सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो डेटा दिया है, उसके ऊपर से क्वेश्चन होंगे, तो आपको अच्छे से समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल सब कुछ सेम है, इनकम सिर्फ यहाँ समझ लो कितना होगा, और आपको ऐसा हर बार बार ये देगा नहीं, ये तो मैंने आपके अच्छे सहूलियत के लिए लिख दिया है, यहाँ पर रख दिया है। बट सच्चाई ये होता है कि क्वेश्चन में एक ही बार ये फिगर देगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन में एक ही बार ये फिगर देगा, उसके बाद अगले सवाल में फिगर नहीं दिया रहेगा, आपको फिर बैक आके अगला फिगर देखना पड़ेगा। यहाँ तो मैंने हर सवाल में फिगर रख दिया ताकि आपको तकलीफ ना हो, लेकिन सच में एग्जाम में एक ही बार फिगर देगा, आगे सवाल पे फिगर नहीं देगा। मैंने यहाँ इसमें भी फिगर रख दिया ताकि आपको आसान दिखे, ठीक है। अब देखिए सवाल को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यू टू सडन मैरिज। अब क्या होता है देखो, कोई एक आम आदमी, जब हम लोग प्लान बनाते हैं, या हम सब लोग आम ही आदमी हैं, तो हम प्लान बनाते हैं ना कि भाई हम इतनी इनकम है तो इस पे खर्चा करेंगे, इस पे खर्चा करेंगे, और अचानक पता चलता है कि हमारे रिलेशन में किसी की शादी है, या कभी कोई डेथ हो जाता है, या कभी कोई फेस्टिवल आ जाता है, तो हमने प्लान नहीं की होती लेकिन उसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा खर्चा हो जाता है। तो यही कंडीशन बता रहा है कि ड्यू टू सडन मैरिज, अब अचानक परिवार में फैमिली हो जाता है, द फैमिली इनकर्स मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ऑफ RS 3040 इन टोटल। तो अचानक शादी हो गया, भाई शादी की वजह से परिवार को 3,040 रुपये का मिसलेनियस विविध खर्चा हो जाता है। तो पूछ रहा है हाउ मच इज द इंक्रीज इन द अमाउंट अंडर दिस सेगमेंट फ्रॉम दैट ऑफ द बजटेड। मतलब ये बोल रहा है कि मिसलेनियस में 3,040 रुपये खर्चा होता है, तो जो इंसान है, जो परिवार, जो फैमिली का 32,000 इनकम है, 32,000, उसने जो बजट बनाया था कि मिसलेनियस पे इतना खर्चा करूंगा, लेकिन हो गया 3,040 रुपये का खर्चा। तो बोल रहा कितना ज़्यादा खर्चा होगा ये बताना है। तो लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी रहती है, यही नहीं समझ में आएगा तो सवाल नहीं बनेगा। तो देखो उस आदमी ने खर्चा किया 3,040 रुपये, लेकिन उसने प्लान किया क्या था, उसने प्लान किया था कि इस पे खर्चा कितना करेगा। तो एक बात बताओ, आप खुद पहले देख लो कि भाई यहाँ पे कहाँ पे है मिसलेनियस। मिसलेनियस क्या है, एम है। मिसलेनियस क्या है, एम है, बराबर। तो अगर मिसलेनियस एम है, बात समझ रहे हो, मिसलेनियस क्या है, एम है। तो अब एम की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो एम यहाँ पे ग्रीन कलर में, ये कितना परसेंट, 7% है। टोटल 32,000 है, 1% की वैल्यू आप जानते हो कितना होगा, 320, राइट। तो 7% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें पहले मिसलेनियस का। तो 7% बराबर क्या होगा, 7 × 320, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा देख लो, 7 दूना 14, 4, ये फिर यहाँ पे हो गया 1, 7 या 21, 1 22, 2, और ये 0 हो जाएगा, हाँ 2240 हो जाएगा, राइट। इसका कितना आंसर आ जाएगा, ये होगा 2240, 2240। तो
उसने एस्टिमेट किया था कि उसे 2240 का खर्चा होगा। उसने एस्टिमेट कितना किया था? 2240 रुपये वो खर्चा करेगा। रुको थोड़ी इसको अच्छे से लिख देते हैं। उसने एस्टिमेट क्या किया था कि उसे 2240 रुपये का खर्चा होगा, लेकिन उसे हो गया 3040 का। तो इसका मतलब है कि 3040 का हो गया, तो उसे हो गया 3040, पर उसने सोचा था करना है 2240। तो कितना ज़्यादा रुपया खर्चा हो गया उसे? 0 0, ये होगा 800। तो 800 एक्स्ट्रा, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 800 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा हो गया उसे, जितना उसने बजट बनाया था, जितना उसने सोचा था खर्चा करेगा वो 2240 था, लेकिन अचानक शादी की वजह से उसे 3040 रुपये खर्चा करना पड़ा। तो 800 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा हो गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से ये सवाल सोल्व हो गया होगा, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और सवालों की तरफ। देखिए ये अगला सवाल है, बाकी सारा डेटा सेम है, सब कुछ वही है, क्वेश्चन अलग है खाली। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द फैमिली एक्चुअली पेड 4672 ऑन ग्रॉसरी। अब जो ग्रॉसरी है, जो राशन पानी पे खर्चा करता है परिवार, वो वास्तव में मतलब बोल रहा है कि 4672 रुपये खर्चा करता है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट बजटेड एंड स्पेंट ऑन ग्रॉसरी। तो बताओ कि कितने का अंतर है जो अनुमानित, जो मतलब जितना बजट प्लान किया था उसमें और असली में जो खर्चा हो रहा है उसमें कितने का डिफरेंस है, ये सवाल पूछ रहा है। समझ में आ गया? बस इतना ही करना है कि फैमिली ने कितने खर्चे किए, इतने, और फैमिली का बजट कितना था। समझ रहे हो? हमें क्या समझना है, आपको दो चीजें इसमें ढूंढना पड़ेगा, एक तो फैमिली का बजट कितना था और दूसरा फैमिली ने खर्चे कितने किए। ठीक है, फैमिली का बजट कितना था और फैमिली ने खर्चे कितने किए। देखो अब आपको यहाँ जो समझना है, पहले देख लो, द फैमिली एक्चुअली पेड 4672 ऑन ग्रॉसरी। तो अब यहाँ ग्रॉसरी पे अगर हम बात करें, ग्रॉसरी है कितना, देख लो, ये ब्लैक कलर में है। एक मिनट रुको। हाँ, ग्रॉसरी है कितना, 20% है। तो 32,000 का 20%, टोटल तो इनकम कितनी है इस सवाल में? 32,000। इसका 20% निकालोगे भाई, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट जाएगा, तो 32 दूना 64, कितना हो गया? 6,400। मतलब प्लानिंग किया था खर्चा करेंगे 6,400 रुपया, लेकिन खर्चा किया कितने? 4,672 रुपये। तो यहाँ देखो, प्लानिंग किया था 6,400 खर्चा होगा, लेकिन सच में खर्चा हुआ है 4,672 रुपये। तो हमें क्या निकालना है? इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन में तो वही दे रखा है। तो ये देखो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होएगा? 1728 रुपये, जो कि है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आ गया? तो 1728 रुपये, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे ही आपको घुमा फिरा के सवाल देंगे और आपको बनाना होगा। बस कुछ चीज़ें जो बेसिक मैंने आपको शुरू में सिखाया वही काम आने वाला है मोस्ट सवालों में। अब बाकी जैसे ऐसे सवाल है तो भाई ये तो अपने मन से ही समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो है नहीं जिसमें आप बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ऐसी चीज़ें जो अपने आप ही आ जाएगा, तो इसे बताने की इतनी ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद से कर पाओगे। तो आई होप आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, तो बिल्कुल ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, डेटा वही है। अब सवाल पूछ रहा है, देखो, व्हाट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट estimated by the family on electricity and cell bill। ठीक है, what is the difference in the amount estimated by family on electricity and cell bill। तो क्या बोल रहा है, what is difference, मतलब क्या अंतर है in the amount estimated by family on electricity and cell bill। तो इलेक्ट्रिक पे और सेल बिल पे जो परिवार ने सोचा था, बजट बनाया था जितने खर्चा करने का,
उनमें कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंस है, ये इस सवाल में पूछ रहा है। ठीक है, देखिए अब पहले यहाँ डेटा देख लीजिए। सेल बिल ये है, इलेक्ट्रिसिटी ये है, मतलब सेल बिल का क्या दे रखा है, सी, ये सी है, ये है 6%। इलेक्ट्रिसिटी कितना है भाई, ये येलो कलर वाला है, ये है 19%। ये 6% है, ये 19% है। तो 19 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 13% बच रहा है। ठीक है, 19% माइनस 6%, भाई 9 में से 6 3, 13% हुआ। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस ही पूछ रहा है ना, 13% का आ रहा है। तो टोटल पैसा कितना है, 32,000 रुपये इनकम है, इसके हिसाब से लगा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 32,000 का 13% निकालोगे, या मैंने पहले बोला 1% ले लेते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, तो ये दोनों जीरो कट जाएगा। अब 320 गुने 13 कितना आएगा, आपको ये बताना है कि 320 गुने 13 कितना आएगा। ठीक है, आपको क्या बताना है, 320 गुने 13 कितना आएगा, आपको बस इतना बताना, 320 गुने 13 कितना आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल इजी चीजें हैं सारे, इसको करोगे तो कितना आएगा। देखो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। तो चलो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसको करोगे तो आपका राइट आंसर होगा बी, 4160 आएगा। 4160 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, 4160। तो ये क्वेश्चन भी अब आपका क्लियर हो चुका है, ये क्वेश्चन भी अब आपका फिनिश हो चुका है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को डेटा इंटरप्रिटेशन का ये लेक्चर के इतनी चीज़ें बहुत बढ़िया से अच्छे से समझ में आया होगा। और अगला पार्ट में इसका डेटा इंटरप्रिटेशन का दूंगा, फिर आपको आगे के बहुत सारे टाइप और क्वेश्चंस बताना बाकी है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है ये, इसलिए इसे बिल्कुल ध्यान से फोकस करके पढ़ना। एक बार नहीं हो तो 2 बार 3 बार वीडियो देख लो, लेकिन अच्छे से सारे चीज़ों को क्लियर करते हुए समझते हुए काम करना है, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे अगले दिन में इसका अगला पार्ट दूंगा, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहे, डेली आइए। आप लोग का लेक्चर डेली जो है एसएससी जीडी का 5:30 से लेके 7 बजे तक होता है शाम को, और रात को 9 से 10:30 जो है हम लोग डीप में सभी एग्जाम को कंबाइन करके मैथ पढ़ते हैं। तो दोनों बैच में आइए, 5:30 से 7 भी और 9 से 10:30 भी, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए। तो आज के लेक्चर में इस सेशन में इतना ही, कल फिर से मिलूंगा, अगले दिन फिर मिलूंगा आपसे, और आगे की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।